सभी लोग क्वेश्चन अटेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। चलो, क्या बोल रहा है? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी। राबड़ी देवी जो बनी थी, यह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू के बारे में आप लोग जानते हो। सरोजिनी नायडू कौन थी? तो यूपी के बनी थी पहली महिला राज्यपाल, यानी कि पूरे भारत में देखा जाए तो यह सरोजिनी नायडू सबसे पहली महिला आपको क्या बनी थी? राज्यपाल बनी थी। और ये कहां की बनी थी? यूपी के बनी थी। और इन्होंने एक अधिवेशन किया था 1925 के, कानपुर का अधिवेशन। कानपुर का अधिवेशन, सबसे पहली भारतीय महिला है जो कि कांग्रेस का अधिवेशन की थी, सरोजिनी नायडू। ये भी पता आपको होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सुचिता कृपलानी। अगर पूरे भारत में सबसे पहली महिला सीएम पूछे, यानी कि चीफ मिनिस्टर पूछे, तो हो जाएंगे सुचिता कृपलानी। ये कहां के बनी थी? तो ये भी यूपी के आपको बनी थी। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। आगे चलते, कोई इसका आंसर आपको पहले का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी के जन्म जो हुआ था, यह 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 1859 में हुआ था। 69 में, 1869 में हुआ था। और यह कहां पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। बट इनका मृत्यु कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? नाथूराम गोडसे ने इनको मारा था। 30 जनवरी 1948। और ये क्वेश्चन पूछता है कि ये दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे, ये आपसे पूछता है। तो 1915 में, 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। बिहार में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार के सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो बिहार के सबसे ऊंची चोटी जो है, यह चंपारण में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में। और बताना है इसका नाम क्या होगा? तो बिहार के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी। कौन हो जाएगा? सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन होता है? पार्श्वनाथ होता है। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसका 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस रैंक में भारत का स्थान भी पूछ सकता है। और वर्ल्ड पीस डे भी कब मनाया जाता है? 31 सितंबर को मनाया जाता है। 31 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड पीस में, यानी कि जो विश्व शांति रैंक आया है, उसमें भारत का स्थान कितना है 2023 में? तो 126 है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। यह रैंक है, आपको विश्व शांति का जो रैंक जारी किया जाता है, उसमें आपको इसका आंसर पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको सी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज के डिब्बे पुर्जे बनाने में कब प्रयोग किया जाता है? किस धातु, ये बताना है। किस धातु का? सिर्फ हवाई जहाज का नहीं, हवाई जहाज के तो डिब्बे बना ही जाते काल पुर्जे। अब रेल का भी आप देखिएगा, बड़ा बड़ा जो डिब्बा बनाया जा रहा है, इसी से बनाया जा रहा है। और यह सबसे ज्यादा कहां होता है? कोरापुट। कहां पर? उड़ीसा में। अब समझ गए होंगे कौन सा। तो इसका एस कौन है? बक्साइड का। और ये कहां से निकलता है? बक्साइड से एल्युमिनियम निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सी हो जाएगा। सी। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? चांदी होता है। उसके बाद कॉपर होता है। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। पायरेक्स कांच जो होता है, पायरेक्स कांच अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाएगा? पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाएगा? यह क्वेश्चन आपके सामने। तो अधिक मजबूत बनाने के लिए पायरेक्स कांच में बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बोरेक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? देख लो आगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग होगा, यानी एल्युमिनियम कहां से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम जो निकाला जाता है, ये आपको बक्साइड से। और बक्साइड सबसे अधिक कहां होता है? उड़ीसा में होता है। इसे भी याद रखिए। बाकी ये देखोगे, लिग्नाइट क्या है? जिसे भूरा कोयला कहा जाता है। ये लिग्नाइट को क्या बोला जाता है? भूरा कोयला। बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पैराइट्स, ये किसका है? अयस्क है, लोहा का। इसे भी याद रखिएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलॉय होती है? जो टाइप वाला धातु होता है मुद्रालय में, जहां मुद्रण होता है, छपैया होता है, सो मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु जो होती है, वो किसका एलॉय होती है? ये बताना है वो किसका एलॉय होगी। ये एलॉय होती है, बताओ। इसका आंसर लगाओ। ये बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर लगाओ सभी लोग। बहुत अच्छा। किसका होती है? सीसा, एंटीमनी और टीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी। आगे देखो, क्वेश्चन देखते हैं। 9 देख लो। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए धातु का प्रयोग करते हैं। बिजली की इस्त्री मतलब समझ लो आम भाषा में आयरन। और अगर आयरन होगा तो उसमें या तो अबरख का इस्तेमाल होगा, पहले अबरख का इस्तेमाल किया जाता था।
बट अब आयरन जो आता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम का तार इस्तेमाल किया जाता है। किसका, नाइक्रोम का तार। यही तार है जो हीटर में भी इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत हीटर में इस्तेमाल किया जाता है। ये टंगस्टन किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में क्या इस्तेमाल किया जाता है, टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है। तांबा किस में इस्तेमाल किया जाता है, तो तड़िक चालक, तड़िक चालक जो बनाया जाता है तांबा इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देखोगे कि तो विद्युत का तार बनाया जाता है, अंदर में जो डाला जाता है वो तांबा ही होता है। जास्ता का उपयोग कहां किया जाता है, जास्ता और तांबा मिला लिया जाए तो पीतल का निर्माण होता है। जास्ता और तांबा एलॉय है ये पीतल का, और आपसे जास्ता का निर्माण किया जाता है जब कोई भी लोहा हो उसको क्षरण से बचाने के लिए, मूर्छा से बचाने के लिए उसके ऊपर जास्ता का एक परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे कहा जाता है गुल्वनाइजेशन। इसे भी याद रखिएगा, जिसे यस्दीकरण कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, यह बताना है कि इसमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होगा, निगेटिव आवेश होता है। यानी अल्फा पर जो होता है ये आपको 2 पॉजिटिव आवेश होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। भार 4 हो जाएगा इसका, अल्फा पर तो पॉजिटिव होगा। माइनस जो होता है ये बीटा पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के जैसा ये होता है, तो बीटा क्या होता है, माइनस होता है। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये अल्फा जो होता है, ये अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा पर कोई नहीं। सबसे अधिक जो भेदन क्षमता होता है ये गामा किरण का होता है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछे तो सबसे कम आयनित कौन होगा, सबसे कम आयनित भी आपको गामा होगा। सबसे अधिक आयनित कौन होगा, ये अल्फा हो जाएगा, इसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन अगर पूछता है अल्फा बीटा गामा कहां से निकलता है, तो नाभिक से निकलता है। कौन से नाभिक, तो जो आपको देखोगे जिसकी परमाणु संख्या 83 या उससे अधिक है, वो देखोगे उसका नाभिक बड़ा हो जाता है और वहां से अल्फा बीटा गामा निकलने लगते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक, क्षरण होने लगते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण कौन सा है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज डंटन ने दिया था। परमाणु के संगठन जब होगा तो ये परमाणु हो गया अपना। परमाणु के देखो कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब पूछ रहा है परमाणु के संगठन में मौलिक कण कौन कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है जिसकी खोज किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने, नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने, और परमाणु सिद्धांत दिया था जॉर्ज डॉल्टन ने। अब ये पूछ रहा है कौन हो जाएगा इसमें आंसर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। अब अगर पूछे परमाणु संख्या क्या होता है, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अगर पूछे द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो नाभिक वाला यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो हो जाता है परमाणु के द्रव्यमान संख्या हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देख लो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, ये देख लो, सड़क की रोशनी में पीले रंग का आपको प्रयोग किया जाता है, पीले लैंप का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। सड़क किनारे रोशनी जो होता है बारिश में भी आप देखोगे वो बलते बढ़ते रहता है, ठीक। आप हिलते क्यों हैं इतना, अरे सुधर जाओ। हम हिलते हैं डुलते हैं क्या करते हैं, तुमको इससे क्या मतलब है, हमारा ना समझ में आ रहा है। हम हिलते कहाँ हैं, और बिना हिलने कैसे पढ़ा दे हैं, तुम्हारे मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, आप हिलते कहाँ हैं इतना। खैर मानो हिलाते नहीं है दूसरे लोग। चलो, सड़क की रोशनी में पीले लैंप की बहुतायत प्रयोग किया जाता है, इसमें बताओ लैंपों में किसका प्रयोग होगा। पीले रंग के जो प्रयोग किया जाता है इसमें सोडियम मिलाया जाता है, किसका, सोडियम। क्या होता है इसमें, सोडियम होता है, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। चलो, हाँ, सोडियम लैंप का। और सोडियम कितना आपको रिएक्टिव है आप लोग जानते ही हो। इसे कहां रखा जाता है, तो इसमें इसको रखा जाता है तुमको पानी में डुबाकर, ये भी पानी नहीं, किरोसिन तेल में। कहां पर, किरोसिन तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन 13 देख लो, डांडेली वन्यू अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। डांडेली जो वन्यू अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। डांडेली वन्यू अभ्यारण्य होगा पेड क्लास में भी या टेस्ट होगा, डाला जाएगा, चिंता मत करो, ठीक। चलो लगाओ क्वेश्चन, डांडेली वन्यू अभ्यारण्य किस, और आपको पता होना चाहिए कि आज आप लोगों का संविधान का टेस्ट हुआ है 257 क्वेश्चन का, हालत तुम लोगों का खराब हो गया होगा मुझे पता है। उसका सॉल्यूशन जो रात में कराएंगे, चिंता मत करियो। डांडेली वन्यू अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछे तो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो क्वेश्चन नंबर, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। बनाने में लुटियंस का भी इसका हाथ है। और ये देखो कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक मारे गए थे, उन्हीं के आपको देखो, उन्हीं के लिए याद करने के लिए बनाया गया है। यह है इंडिया गेट, और इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्मारक हम लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, अर्थव्यवस्था की रचना किसने की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की, अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है।
अर्थशास्त्र नामक बुक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, लगाइए। तो ये हमारे लिखे हैं कौटिल्य। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये आंसर क्या हो जाएंगे यहां पर, चाणक्य या कौटिल्य। वही क्या लिखा है जी, मौर्य सिकंदर। ये मतलब फलतुआ में मौर्य या तो मौर्य देना चाहिए, सिकंदर देना चाहिए। ये चंद्रगुप्त देखो यहाँ का मौर्य यहाँ पर आ गया है, यहाँ का मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पर आ गया है। और ये जो सिकंदर है सिर्फ सिकंदर था, अलेक्जेंडर, ठीक ना। अब बाकी ये देखो चाणक्य जो है ये आपको अर्थशास्त्र नामक आपको प्रशासन राजनीति पर बुक लिखे थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर देख लो। आशा योजना किससे संबंधित है, आशा जो योजना है ये किससे संबंधित है यह बताना है। एक कहावत है ना, आशा मारे ली भकासा कौआ देखे ला तमाशा, ठीक है। तो एक उमरी के गांव में चिढ़ाया जाता था, जब आशा दीदी दिखाई देती थी तो हाय आशा मारे ली भकासा कौआ देखे ला तमाशा। ये चीज बड़ा मजा आता था बोलने में, चिढ़ाने में सब लोगों को, ठीक ना। तो वो सब भी बड़ा मजा लेती थी, ठीक। चलो ये लगाओ, क्वेश्चन नंबर 16 लगाओ, क्वेश्चन 16 लगाओ। हाँ, तो क्या है आशा, क्या है ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। बिहार में नहीं आशा सब है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम बताना है। लगाओ आंसर, बताइए। द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, ठीक ना। दास कैपिटल किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। इनमें से किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, बचियन खातिर लाडली योजना की शुरुआत की गई है। ये बचवन खातिर कोनो योजना ना चाहिए, बचवन एकदम अपने से ही मेहनत कर 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 आगे बढ़ रहा। इनमें से किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। अरे एगो दूगो लड़कों खातिर मतलब लड़का सत नहीं हो जाएगा। अरे मान लो विष्णु, यहाँ पर लिख दो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की जगह पर, और लाडला विष्णु योजना। लाडला विष्णु योजना तुम लोगों के लिए आना चाहिए, बताओ। अरे बताओ, ऐसे थोड़े ना होता है। सरकार सिर्फ लड़की पर ध्यान दे रहा है, लड़कों सब पर नहीं ध्यान दे रही, इसलिए लड़का सब बिगड़ जा रहा है, ठीक। ये किसने शुरुआत किया है, मध्य प्रदेश के सरकार ने शुरुआत किया है, ठीक। मध्य प्रदेश के सरकार ने, ठीक ना, ये याद रखिएगा। सर जी 50 नंबर आता है, क्या करे सर जी, नंबर रिवीजन करो बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं। रिवीजन होगा कि तुम्हारा सक्सेस का। बाकी तुम लोग अभी मजाक लगे, लेकिन बाद में तुम लोग यही बतिया कहोगे कि सर जी सही बोल रहे थे। निम्न में से किस देश में वैट, सबसे पहले वैट जो होता है ना, वैट टैक्स, अरे वैट टैक्स से जाकर बाद में जीएसटी बन जाता है ना, गुड एंड सर्विस टैक्स। वैट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था, जीएसटी हो या वैट हो, ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो 20 देख लो। किस देश के मिशन लूना, किस देश के मिशन लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है, बेचारा क्रैश कर गया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया, और हमारा चंद्रयान कल इतिहास बना दिया। यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग कर कर विश्व का पहला ऐसा देश बन गया भारत, जिसका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग यानी बढ़िया से उतर गया और इतिहास रच दिया। तो ये समझ रहे हो, ये कहलाता है इतिहास। तुम लोगों को भी इतिहास रचना है, ठीक, तुम लोगों को भी इतिहास रचना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूस ने भेजा था, लेकिन देखोगे इसका क्या हो गया था, ये बढ़िया से लैंडिंग नहीं कर पाया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। किस देश की राजधानी विश्व के सबसे बड़ी राजधानी बनी, किस देश की राजधानी विश्व के सबसे बड़ी राजधानी है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ, ऑप्शन के किस देश की राजधानी विश्व के सबसे बड़ी राजधानी है। माने तुम लोगों को थोड़ा भी ना शर्म आता है जी, रसिया का नाम सुनकर भी आंसर लगा देना चाहिए था तुम लोगों को, बुड़बक। लुन्ना है, देखो लूना जो आया है ना, लुलिया जो आई है ना, लूना लुलिया जो गाना तुम लोग सुनते हो ना, लुलिया का मांगे ले, तो लुलिया जो आया है वो रसियन भाषा लूना से लिया गया है। लूना को ही लुलिया बना दिया गया। और भारत में आता है तो जानबे करते हो, बाहर जो मोमोज में नॉनवेज भरा जाता था, भारत में जब आया तो उकर में पात गोभी ठूस दिया, सोयाबीन ठूस दिया, डाल कर एकदम खटा मठा खिलाता है सब। तो वही चीज है कि वो जो लुलिया शब्द है ना, वो लूना से आया हुआ है, ठीक। लूना लुनार बना है चंद्रमा से, ठीक ना। चलो यहाँ पर किस देश की राजधानी विश्व की सबसे बड़ी राजधानी है, ये देखोगे चीन की है। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर क्या हो जाएगा, चीन के ही है। आगे चलो यहां देखते हैं क्वेश्चन, ये देख लो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। देखते हैं कौन आंसर लगा रहा है सही। बस तुक्काबाजी, अगर नहीं आ रहा है तो बढ़िया से सोच समझ कर तुक्का लगाना।
चलो लगाओ इसका आंसर। आंसर लगाओ सभी लोग, इसका आंसर लगाओ क्वेश्चन नंबर 22 का। फास्ट कर रहे हैं, फास्ट मोस्ट सॉन्ग है। और स्टडी प्लान को स्टार्ट कर दिया जाएगा और स्टडी प्लान पर भी क्वेश्चन आएगा, चिंता करियो नत जो। ये देखो 22 के आंसर ये मार रहा है, सब लोग ये मार रहे हैं, भारत मार रहा है, भारत मार रहा है। हम जान रहे थे, अब कहोगे सर जी बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन गलती कर दी है। काहे गलती कर दी है? भूटान को इग्नोर कर कर। भूटान नरेश का नाम सुने हो? दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट के मामले में सबसे आगे कौन है? भूटान है, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 निम्नलिखित में से कहां आयोजित हुई? ये बताओ, आयोजित किया जाएगा कब से कब चलेगा? 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाली एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023, ये बताओ निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया जाएगा? लगाओ आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का लगाओ इसका। कहां पर किया जाएगा? रांची में। कहां पर? रांची में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24। कोकड़ नौसैनिक अभ्यास, कोकड़ नौसैनिक अभ्यास किन किन के बीच में हुआ? कोकड़, कोकड़ जो है ये नौसैनिक अभ्यास है। कोकड़ में कोड़ा जाता है किसको? ब्रिटेन वालों को। तो कोकड़ जो नौसैनिक अभ्यास है ये हो जाता है तुम्हारे भारत और ब्रिटेन के बीच में। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैर के संचय के कारण ऐंठन होने है। कठोर व्यायाम करोगे, भीम मारोगे, दौड़ोगे तो तुम्हारा पैर में ऐंठन होने लगता है, ऐंठने लगता है पैर। पैरवा जो ऐंठने लगता है उसमें क्या हो जाता है भाई? तो उसमें आपको हो जाता है लैक्टिक अम्ल, दर्द भी करने लगता है, ऐंठने लगता है ज्यादा स्रावित हो तो। और आप जानते हैं कि ये यूरिक एसिड के कारण भी ऐसा होता है। तो 25 के आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए? जब मृत्यु होता है तो लोग अपना आंख जब दान किए रहते हैं तो नेत्रदान के लिए नेत्रों को कितने घंटे पहले निकाल लेना चाहिए? मान लो कोई मर गया और तुम्हारी आंख उसको पसंद है, यानी कि तुम्हारा आंख मुझे पसंद है, किसी का मान लो इसी में बढ़िया आंख होगा और वो किसी का आंख नहीं होगा तो बोलेगा हम मर जाएंगे तो हमारा आंख निकाल लेना, किसी को काम आएगा। तो वो कितने घंटे तक होता है? तो 4 से लेकर 6 घंटे के अंदर आपको क्या होता है? निकाल लेना होता है। ठीक ना, इसे याद रखिएगा, 4 से 6 घंटे के अंदर। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। 26 के आंसर लगा लेना बबुआ लोग, ए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। टार्सल हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? टार्सल, मेटाटार्सल, ये जो पाई जाती है ये हड्डी की प्रकार है। और ये हड्डी गुड्डी किसमें पाई जाएगी? टार्सल। ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है। टार्सल, एक पैरवा में तोरे 30 गो हड्डी, एक हाथवा में तोरे 30 गो हड्डी, पूरा शरीरवा में तोरे 206 हड्डी। अब बचवा जन्म ली तो 300 हड्डी, 300 जब बड़े लगले है तो हड्डियां जुड़ले है तो फिर 206 हड्डी बने, ठीक ना, समझिए। और सबसे बड़ा हड्डी होगी तोरे जांग की हड्डी, सबसे छोटा हड्डी होगी कनवा वाला स्टुपिस हड्डी, ठीक ना। अब चलो यहां पर देखते हैं कि ये टार्सल मेटाटार्सल, जैसे कार्पल और मेटाकार्पल हाथ में पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है, यहां पर। तो पैरवा तो उठाकर हम दिखा नहीं सकते तुमको, तो पैरवा के निचवा वाला जो भगवा होता है उसमें पाया जाता है क्या? आपको यही टार्सल और मेटाटार्सल पाया जाता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर पैर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में पीत का श्रावण करता है? मानव शरीर में पीत का, बाइल का श्रावण करता है। निम्न में से कौन सा अंग है? बाइल का श्रावण करता है, पीत का श्रावण करता है, इसमें से बताइए। चलो संतोष, बढ़िया है। टेस्ट लगाओ, तैयारी है बेहतर तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट लगाते रहो, तैयारी बेहतर होना चाहिए, ठीक ना। डरो मत, सब लोग डराने के पीछे पड़े हुए हैं तुम लोगों को, ठीक। यकृत, लीवर जिसे कहा जाता है, ठीक ना। लीवर प्रभावित हो जाता है लभेरिया में। इसका आंसर क्या? सॉरी, लीवर प्रभावित हो जाता है कब? टाइफाइड में। और देखो दिमाग में कहा गया, ठीक। लीवर किसमें प्रभावित हो जाता है? टाइफाइड जब होता है। लीवर हेप्टोलॉजी आपको पता होना चाहिए। और हेपेटाइटिस जब होता है तब पर भी लीवर ही प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर के पीत का श्रावण करता है? यही यकृत। यकृत श्रावण करता है और पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है अगर ज्यादा होता है तो, ठीक ना। इसे भी याद रखिए। चलो आगे बढ़ो। मैराथन देख लो, मैराथन भी देख लो, समय मिले तो बुक भी रिवीजन कर लो। राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लोविन विटामिन है, विटामिन का नाम है राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन है विटामिन। आपको B1 B2 का नाम, B2
B2 है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमीन है। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे तो थायमीन हो जाएगा। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में मिलता है, खट्टा में। विटामिन ए सबसे अधिक मिलता है तुम्हारा गाजर में, और विटामिन डी सबसे अधिक मिलता है सूरज के प्रकाश में मिलेगा, यानी विटामिन डी जो मिलेगा, ठीक। और विटामिन B2, इससे क्या होगा? आपको राइबोफ्लेविन बोला जाता है। क्वेश्चन 30 देख लो। श्वेत प्लेग आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? श्वेत प्लेग कहा जाता है इसे, आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? अंतज्वर, मलेरिया, क्षय रोग या प्लेग? क्षय रोग को कहा जाता है। टीबी जिसे बोलते हो ना तुम लोग, टीबी, टेलीविजन वाला नहीं, टीबी की बात कर रहा है। श्वेत जो आपको प्लेग कहा जाता है, ये कहा जाता है क्षय रोग को कहा जाता है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर लगा लो वो लोग, 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 31 देख लो। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण जो होता है, ये किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम जो यौगिकरण होता है, ये होता है तुम्हारा किसके द्वारा? हरे पौधे द्वारा। किसके द्वारा? हरा पौधा द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा ना 31 का। 31 का आंसर क्या लगाओगे? देखो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। सर बुक पढ़ना पड़ेगा अलग से या आपका मैराथन PDF से ही हो जाएगा? रिप्लाई जरूर दीजिएगा। क्या बुक? अरे बुक के लिए टाइम मिल रहा है तो पढ़ो, ना मिल रहा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक। अरे बुक कोनो ना कोनो वन लाइनर पढ़ लो, बढ़िया होगा। बुक पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है बबुआ। चलो सौर ऊर्जा देखोगे, सौर ऊर्जा जो होता है ये सूरज का ऊर्जा होता है, और सोलर सेल में, सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सोलर सेल में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और सूरज में ऊर्जा का जो स्रोत हो नाभिकीय संलयन है, हाइड्रोजन जो नाभिक हीलियम में बदलते रहता है। और ये पूछ रहा है ये किसे? हरे पौधा। हरे पौधा क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे पौधा क्या लेते हैं? सूरज के प्रकाश लेते हैं, मट्टी से पानी लेते हैं जाइलम द्वारा, और फिर क्या करते हैं? खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और फिर वो खानवा में ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोजवा क्या करता है कि फ्लोएम जो होता है, फिर खाना जब बन जाता है पत्ती में तो अलग अलग जगह पर बांटने लगता है। इसे ही तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है पेड़। गन्ना एक प्रकार का क्या है? गन्ना एक प्रकार का क्या है बताना है। सो गन्ना प्रकार का क्या है बताओ? गन्ना एक प्रकार का क्या है? घास है गन्ना। गन्ना समझ रहे हो? अरे गन्ना के खेत वाला। चलो कोई बात नहीं, लुसेंट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन एक बुक जरूर पढ़ो। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, कुछ भी पढ़ो, इतनी पतला बुक पढ़ो, इतना मोटा बुक पढ़ो, तो हमसे कोई नहीं रोकेंगे, लेकिन एक बुक जरूर पढ़ना, वो कॉन्फिडेंस लाता है। एक बुक तुम लोग को ना पता है, साइकोलॉजी रूप से सोचोगे बाद में तब समझ में आ जाएगा। कोई बुक जरूर पढ़ो, किसी का भी नोट्स पढ़ रहे हो, दुनिया में किसी का नोट्स पढ़ो नहीं, एक बुक जरूर पढ़ो, ठीक ना। और जो नहीं आता है उसे टिक लगा दिया करो, बार बार रिवीजन करो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 33 देख लो। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में पहुंचता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल में पहुंचता है, बताओ दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये केरल में कब पहुंचता है? लगाओ आंसर, देखते कौन आंसर सही लगा रहा है इसका। चलो ये मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और पूछ रहा है ये जो केरल है तुम्हारा, ये केरल है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है ये केरल में कब पहुंचता है? लगाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हम देख ले रहे हैं, ठीक। थोड़ा स्लो चली महाराज, बच्चों की दिक्कत हो रही है। सर पिछली बार इतना रिजल्ट में हो गया था, इस बार नहीं मैं होगा। चुपचाप अभी क्वेश्चन की तुम लोग तैयारी करो, अभी ये तुम लोगों को कट ऑफ चाहिए। हाँ चलो क्वेश्चन की तैयारी करो। हाँ देखो देखो सब BADB ये देख लो। हाँ यही 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 हुई, ये देख लो राधिका लगा रही है D। देख लो खुद देख लो, तुम लोग खुद देख लो। इसमें जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो 1 जून लगा रहा है। देख लो बहुत कम लोग यहां पर D लगा रहे हैं, और जो भी D लगाए होंगे उनका सही है। मई के अंत में भैया या जून के शुरुआत में, मई के अंत में या जून के शुरुआत में, इसी में ना आता है। 1 जून से आपको केरल में एंट्री मार देता है, और थोड़ा लेट होगा तो मई में आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब थोड़ा पहले होगा तो मई में, तो मई के अंत में और जून के शुरुआत में आपको एंट्री मार देता है। अब कहोगे सर जी मई में कहां मारता है? तो मई में तो केरल में भी मार देता है, और उससे पहले देखोगे अंडमान निकोबार में भी आपको एंट्री मार देता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे केरल से पहले भी अंडमान निकोबार में एंट्री मार देता है आपको मानसून। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। भारत किसका दुनिया के सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत किसका दुनिया के सबसे बड़ा उत्पादक देश है? वही दूध का दूध जो होगा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, क्योंकि भैंस लोग बहुत पाए जाते हैं यहां पर, सॉरी भैंस पाई जाती है बहुत, ठीक ना। भारत में भैंस गाय की संख्या ज्यादा है, यानी कि भैंस गाय ज्यादा होगा तो दूध जो होगा ज्यादा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, भैंस। आगे देखो इसका आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन 35 देख लो।
भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। भारत के सबसे छोटे जिला कौन सा है ये बताइए। भारत का सबसे छोटा जिला का नाम बताओ। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है। बीपीएससी का एग्जाम अभी टीचर वाला तुम लोग पेपर देख लिए होगे, पेपर दे दिए भैया। अरे भैया, अगर माइनस मार्किंग ना हटाया होता ना तो हमें ना लगता कि कोनो बीपीएससी वाला लड़का बिना रोते हुए ना निकलता। सब रोते हुए निकलता, कहता कि हम तो गए तेल लेने, अब तो हमारा कुछ ना होने वाला है। और अभी भी देखना बहुत से लड़के फेल हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। साइंस का क्वेश्चन ठीक है, साइंस में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ रीजनिंग का जो तैयारी की वह ठीक होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है, दर्दनाक इतिहास के क्वेश्चन पूछा है। हिल जाएंगे लोग, पढ़ाने वाले लोग हिल जाएंगे, बाद में आंसर लाकर बताएंगे वो अलग बात है। क्वेश्चन बहुत दमदार पूछा हुआ है, कहीं बताया जाए। यानी बीपीएससी अपना रंग दिखा दिया। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो भारत के सबसे छोटे जिला का क्या नाम है? माहे नाम है, माहे। ये याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? अंटार्कटिका में स्थित आपको भारतीय अनुसंधान केंद्र है, ये बताना है कौन सा। चलो ठीक है, 2 बुक पढ़ो, 3 बुक पढ़ो, अब क्वेश्चन लगाओ प्लीज, कंसंट्रेट करो और बताओ। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान है? भारतीय अनुसंधान मतलब कि वहां पर अनुसंधान के लिए ये आपको इसका ये है, ये बताइए इसमें कौन है? मैत्री है। कौन है? मैत्री है। ऑप्शन अब पहले दे दिया, गंगोत्री, मैत्री। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा ए, मैत्री। कौन है भैया? मैत्री है। अरे दक्षिणी गंगोत्री होती है, मैत्री होती है, हिमाद्री होती है, ये सभी दक्षिणी आपको ध्रुव में देखने को मिलेगा, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देख लो। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा भी है और बोडो आदिवासी भी है। तो बोडो जो भाषा बोली जाती है मुख्य रूप से, ये असम में बोली जाती है। किसमें? असम में। असम में। आगे देखो, जिब्राल्टर जलसंधि किनको जोड़ देता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाएगा? सो भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और ये किसको किसको जोड़ता है भाई? ये जोड़ देता है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। आगे बढ़ियो भैया, क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। ये देख लो, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखा क्या होगी? समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी बताना है। लगाइए क्वेश्चन। इंग्लिश का मैराथन दीजिए। ओ, इंग्लिश का मैराथन दे दे, कनाडा भागे खाती तोरा। चलो, मिलेगा, सब चीज मिलेगा, चिंता मत करियो। आइसो हाइट, मैंने बोला है ना, हर एक सब्जेक्ट को मैराथन से खत्म कराया जाएगा, सो खत्म कराया जाएगा, डोंट वरी। ये देख लो, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? आइसो हाइट कहा जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। आइसोथर्म मतलब थर्म मतलब क्या होता है? ताप होता है, यानी समान तापमान को। बार मतलब क्या होता है? दाब होता है, यानी समान दाब को। ये भी याद रखिएगा। और ये पूछ रहा था, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? ये महावेली गंगा, देखते हैं कौन कौन सही लगा रहा है बबुआ लोग। लगाओ, महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? लगाओ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 लगाओ, देखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो 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 चलो, हीरो हो तुम लोग का रिजल्ट को ना रोकेगा, फलतुआ में तुम लोग डर रहे हो। श्रीलंका, श्रीलंका जो होती है, महावेली गंगा देश की सबसे लंबी नदी है। देख लो, एक बात मैं बोलूंगा, बुरा लगेगा तुम लोगों को, लेकिन हकीकत है। जब तक तुम्हारा हक छीना जा रहा है ना, आने वाले समय में अंग्रेज तुम्हारा हक छीनते थे, और अभी के समय में ये चोर चोट्टा तुम्हारा हक छीनता है। तो उस समय भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सब लोग खड़ा होकर उनको डंडे के चोट पर बाहर भगाए थे। तुमको भी खड़ा होना पड़ेगा। यानी अगर पढ़ते हो तो मेहनत लगाते हो, दिमाग लगाते हो, पैसा लगाते हो, पापा मम्मी का विश्वास लगाते हो, घर वालों का विश्वास तुम पर है। अगर 24 लड़का एक रूम में पढ़ रहा है, तो क्या ये 24 लड़का में एक भी लड़का ईमानदार नहीं है कि जो कि ये कह सकता है कि सर जी हमारे रूम में चोरी हो रहा है? चुपके से जाकर कह सकता है, या हल्ला कर सकता है, कह सकता है, लेकिन डरता है। डरने की जरूरत नहीं है। अगर उस समय भगत सिंह डर गए रहते, उस समय गांधी जी डर गए रहते, तो अंग्रेजवा से भागता नहीं। ये चोरवा सब जो है ना, बिहार पुलिस में जो चोटिंग करता है, सिटिंग करता है, ये चोरवन के भगाना तुम्हारा दायित्व है। अभी देख लो, इतने लड़के तुम लोग देख रहे हो, ये अगर संकल्प ले लेते हो ना कि हम अपने ईमानदारी से एग्जाम देंगे और अगर चोरी भी नहीं होने देंगे, कोई माई कालान नहीं है तुमको हाथ लगा देगा। कैसे हाथ लगा देगी? ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना चोरी, फाड़ कर रख दिया जाएगा। चिंता काहे कर रहे हो? एकदम अंदर से पूरा डेढ़ संकल्प हो जाओ, मिटा दिया जाएगा, एकदम नास्तो नबूद कर दो सबको। वो सब प्रशासन में जाएगा, तुमको नाको दम कर देगा। वो चोरवन सब जाकर सिर्फ खंबा भी खड़ा होकर मोबाइल पर बात करते रहता है। सुरक्षा तुम लोग करोगे, मेहनत कर तुम लोग जाओगे, ठीक ना, पढ़कर तुम लोग जाओगे। सुरक्षा की जिम्मेवारी चोर पर नहीं दिया जा सकता है। चोर के कंधे पर जब सुरक्षा की जिम्मेवारी दिया जाता है, तब अपना राज और अपना देश लूटता है। तो उनकी जिम्मेवारी ना दो।
अपने मेहनत करो और ये आज से संकल्प पारित कर लो कि हमारे रूम में अगर हम कितना भी एक लकड़ी के होंगे, हमारे शरीर में मात्र एगो हड्डी होगा, सॉरी एगो हड्डी बाद में आता है। देखो तुम्हारे शरीर में 206 हड्डी है, 206 हड्डी प्लस एक हड्डी 207 हड्डी जब तक तुम्हारे शरीर में जिंदा रहेगा, कसम खाकर रख लो कि एक को ना चोरी करने देंगे, आज सब चोरों को पकड़वाएंगे। ये बात बहुत लोगों को खटकेगा, लेकिन ये तुमको संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक, तभी जाकर तुम्हारा रिजल्ट होगा। और सब लोग ये संकल्प लेकर चलो, ठीक, आगे चलो। बाकी सीएसबीसी जो करेगा उसका मैं अलग से आपको जानकारी दूंगा। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की है। और श्रीलंका और भारत के बीच में कौन जल डमरू मध्य पाया जाता है? तो पाक जल डमरू मध्य पाया जाता है। भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है बताओ? फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है बताना है, ठीक। जब हड्डी बच्चा सब जन्म लेता है ना तो 300 होता है बुड़बक सब, वो हड्डी के बीच में गैप पाया जाता है और हड्डी क्या होता है? जुटते जाता है। तो टोटल हड्डी जो होता है 206 हड्डी होता है। हमने क्या बोला? हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? हो सकता है, चलो हटाओ यार। तुम्हारे हड्डी कोई ना तोड़ेगा, इतना समझ लो। चोरी ऊपर से सीना चोरी कोई ना करेगा, ठीक ना। धमकी देगा तुमको, डराएगा, लेकिन डरने की जरूरत ना है, ठीक। फिजिकल करने वाले हो ऐसे ही डरोगे। फ्लाइंग आपको फोक्स कहा जाता है चमगादड़ को। चमगादड़ी को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग फोक्स कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। ये देख लो, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था। जैसे आपको लाया गया था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, वैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किया गया था 1992 में, यानी कि 1992 में। क्वेश्चन 83 देखो, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाती है बताना है। धमकी कौन देगा? सही बात बोल रहे हो, डरना नहीं है, एकदम ना डरना है, ठीक। ये लगाओ, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? एशियाई जो शेर पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? गुजरात में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और गुजरात का तटीय रेखा जो होगा ये सबसे बड़ा। तुम लोग बस इतना संभाल लेना, देखो दौड़ने वाला जो चोरी करने वाला लड़का है ना, दौड़ रहा है, लेकिन उसके सपने पर पानी तब फिरेगा। बस तुम लोग तनिक से ये संभाल लेना कि जो तुम्हारा जैमर लगेगा या तुम्हारे घर जो रूम है उसमें कोई ब्लूटूथ, तुमको तनिक भी शक हुआ कि उसने ब्लूटूथ लगाया है, तुमको कुछ करना ही नहीं है, सीधे इन्विजिलेटर से जाकर शिकायत कर देना है कि सर वो ब्लूटूथ लगाया है, उसका चेक कीजिए। मजाल है, वो लड़का कुछ ना करेगा, एक बात समझ लो। तो तुम लोगों का इतना अभी से ही प्रैक्टिस करने डाल दो, बोलने शुरू कर दो अगर कोई ऐसा बोलता है तो। और डरो मत, डरोगे पुलिस बनने जा रहे हो बुड़बक। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण जो शब्द आया है ये फ्रेंच भाषा से आया है, ये याद रखिएगा। इन्वायरमेंट जो शब्द आया है पर्यावरण, ये फ्रेंच भाषा शब्द से आया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसे गॉस के, आपको गॉस की इकाई कौन है बताओ? गॉस किसका इकाई है? पूछ रहा है कि गॉस से मापा जाता है, यानी गॉस किसका इकाई है, ये आपको बताना है। अरे आपको सीजीएस इकाई है गॉस, और किसका इकाई है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। चुंबकीय प्रेरण जो है इसकी इकाई है कौन? गॉस है। क्वेश्चन नंबर आपको देखो, टेस्ला जो हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र का, आपको वो हो जाता है, आपको ऐसा इकाई ना होता है। क्वेश्चन 46 देख लो, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करोगे यानी वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन बाई टाइम जो होता है ये होता है तुम्हारा शक्ति, यानी कार्य बटा में समय जो हो जाता है तुम्हारा पावर, और ये पावर तुमको दिखाना है। कार्य अभी कर रहे हो, टी लगा देना उस समय, आगे सबको बाहर कर देना। चलो यहां पर देखते हैं, न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन का जो पहला नियम, न्यूटन भैया ने 3 नियम दिए, न्यूटन साहब 3 नियम दिए, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। और ये तीनों नियम को आपको पूछ रहा है पहला नियम, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व के नियम। यहां से बल की परिभाषा निकलता है। पहला नियम क्या कहता है? जब कोई भी अचानक बस चलेगा, यानी अगर अचानक चलता है, रुका हुआ है, अचानक चलेगा, यानी वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो तुम कहां जाओगे? पीछे की तरफ फेंकाओगे। वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तुम पीछे की तरफ। अगर स्पीड से बस आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, साइकिल आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहा है, अचानक ब्रेक मार रहे हो, यानी कि आगे बढ़ रहे थे, ब्रेक मारे यानी पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तो जब कोई भी चीज पर बैठे रहोगे वो पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तुम्हारा शरीर एकाएक आपको बाहर की तरफ जाएगा, यानी आगे की तरफ जाएगा। यानी कि अगर बस रुकता है अचानक तो तुम आगे की तरफ फेंकाओगे। ये कहलाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई भी वस्तु जब विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब गति कर रहा है तो गति
करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, यानी बाहरी बल न लगाया जाए। और न्यूटन के इस आपको जो होता है इसे जड़त्व के नियम कहा जाता है, गैलीलियो के नियम कहा जाता है। और इसे आपको देखिएगा कि इससे निकलता है तुम्हारा बल की परिभाषा। क्या निकलता है? बल की परिभाषा। और दूसरे नियम से बल की व्यंजक। क्वेश्चन 48 देख लो। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है? सबसे अच्छा कुचालक जिससे आपको लाइन मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना पास करे वही तो कुचालक होता है ना। कांच सबसे अच्छा कुचालक होता है। और जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से अस्थायी बन जाते हैं कांच के रूप में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। बिजली के गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद सुनाई देती है, इससे क्या पता चलता है? क्या ज्ञात होता है कि बिजली की गड़गड़ाहट जो होती है, जैसे अभी बारिश होने का माहौल होता है, ढाई ढाई बिजली गिरता है, पहले बिजली गिरता है उसके बाद आवाज सुनाई देता है। कितना तो बिजली के गिरने से ना मरता है लोग, कितना बिजली के आवाज से मर जाता है बेचारा, यही कहलाता है बर्ड लॉक। बिजली गिर गया, चमक गया, इतना बिजोड़ आवाज हुआ कि उसे हार्ट अटैक मार दिया वहीं पर टपक गया। ठीक, तो वो चीज होता है। तो सबसे पहले जब बिजली गिर गया तो समझो कि कुछ नहीं होने वाला है, वो कहीं 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 गिर गया, क्योंकि बिजली जो होता है एक प्रकार का लाइट है। और लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ होता है ना। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। और यही आपको 3 × 10⁵ किलोमीटर में अगर दे तो प्रति सेकेंड होता है। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट यानी बिजली की लाइट जो हो गया। और तुम्हारा जो स्पीड ऑफ क्या होता है? साउंड होता है। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ये कितना होता है तुम्हारा? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देख लो ये मात्र 332 मीटर प्रति सेकेंड है और ये 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो कौन सबसे पहले आएगा? भैया प्रकाश आएगा। प्रकाश आएगा, साउंड बाद में आता है, इसलिए साउंड बाद में सुनाई देता है। यानी यहां आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर क्या लगा लोगे? 49 का आंसर लगा लो वो लोग। क्या आंसर लगाओगे? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। और ध्वनि का ऐसा तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग है, और प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसे भी याद रखिए। आगे चलते क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग, ये लो, ये क्या हो गया जी? निम्नलिखित में से बताओ, ये लगाओ, ये लगाओ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट के प्रवर्तक के रूप में किया जाता है? सर्च लाइट के प्रवर्तक हो या डॉक्टर जो भी आपका चश्मा में भी इस्तेमाल इसका कर सकता है। चश्मा नहीं, और असल में आपको जो गला में कोई आपको बीमारी हो, कान में, आंख में, तो बड़ा दिखाई देता है, इसलिए आपको क्या होगा? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अरे यार क्या हो गया? अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी। और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, यानी अगर दर्पण में पूछे तो अवतल दर्पण, अगर लेंस, अवतल दर्पण के लेंस जैसा क्या काम करता है? मतलब बड़ा कर देता है। अवर्धक लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। लेंस पूछे बड़ा करता है उत्तल, दर्पण पूछे जो बड़ा करता है अवतल। यह याद रखना, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। जस्ट इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? अब जो आपको उत्तल दर्पण है वो अवतल लेंस की तरह यानी छोटा कर देता है। ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देख लो। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? ब्लेस पास्कल होंगे नहीं, माइकल फैराडे, चार्ल्स अगस्टिन कुलम या जोसेफ हेनरी। यह पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने दिया था? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने दिया था? माइकल फैराडे। नाम से ही पता चल रहा है क्या? माइकल फैराडे। आप पढ़े होंगे, ठीक ना। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 1974 में पोखरण में, आपको पता होना चाहिए पोखरण कहां पर स्थित है? राजस्थान में। पहला परमाणु परीक्षण किया गया, पहला परमाणु परीक्षण किया गया, तो उसका क्या नाम रखा गया? स्माइलिंग बुद्धा। क्या होगा? स्माइलिंग बुद्धा। यह कब किया गया था? 1974 में, मई के महीना था, मई महीना में किया गया था। 52 के आंसर क्या लगा रहे हो तुम लोग? इतना आसान क्वेश्चन मत गलती करो। कब किया गया था? मई महीना में। अगर डेट भी पूछ दे तो लगा लेना 18 मई। 18 मई 1974। कौन प्रधानमंत्री उस समय थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। ठीक, चलो 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 आगे बढ़ो। अब फिर 1998 में किया गया था, ठीक ना। वो उस समय किया गया था, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53। लाल सिंधी किस पशु की नस्ल है? लाल जो सिंधी है ये किस फसल, आपको किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है।
लाल सिंधी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। आराम से लगा लो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54 देख लो। लेप्चा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? लेप्चा जनजाति जो पाई जाती है ये किस राज्य में पाई जाती है बताना है। लेप्चा जनजाति पाई जाती है किस राज्य में? लेप्चा भूटिया ये जो जनजाति पाई जाती है ये किस राज्य में पाई जाती है बताना है। लेप्चा जनजाति किस में पाई जाएगी? तुमने लगा दो सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम अपना आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएनए तुम लोग बोलते हो। इसकी स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए हम लोग यूनाइटेड डे आपको कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। और ये इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहां पर है? न्यूयॉर्क है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। द हेग में क्या है? नीदरलैंड के द हेग में है। इंटरनेशनल जो आपको न्यायालय है उसका आपको मुख्यालय ये पड़ता है, ठीक ना। जनेवा में क्या क्या है? आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जनेवा के स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से इसमें किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसे कायदे आयदन कहा जाता है। बदरुद्दीन तैयबजी ये आपको पहले मुस्लिम थे जो मद्रास के अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था बताओ? मद्रास का अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था? 1887 में ना। तो बदरुद्दीन तैयबजी ये क्या बनाए गए थे? सबसे पहला आपको मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? ये मैंने मॉडर्न में कराया था, आप लोगों को पढ़े होंगे तो ये सभी क्वेश्चन, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? बेचारा छुटका था, यानी सर जॉन चाइल्ड था। बंगाल में अपना बुद्धि लगाना चाहता था, औरंगजेब उठाकर फेंक दिया, बोला भाग बचवा है तू। सर जॉन चाइल्ड के औरंगजेब, इसका आंसर आपको लगा देना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भले ना मारा नहीं, निष्कासित ही कर दिया, नहीं तो एक राज चलता तो मार देता। लेकिन उस समय आपको अंग्रेजों से व्यापार काफी बढ़ गया था, ये भी नहीं चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो कि हमको टैक्स ना मिल पाए। प्लासी का युद्ध का मैदान कहां स्थित है? प्लासी का युद्ध का मैदान कहां पर स्थित है? तो प्लासी जो है गंगा नदी के तट पर है। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था ना। 1757 में हुआ था। और प्लासी जो है ये पूछ रहा है कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59। जर्मनी में अब बक्सर की युद्ध कहां है? बक्सर कहां पर है? बिहार में है। आपको 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। जर्मनी में रक्त और लौह की नीति किसने लाई? जर्मनी में रक्त और लौह की नीति किसने लाई? रक्त और लौह की नीति क्या कहता है? तुम तो गलती करोगे ही, पूरे खानदान को सजा दिया जाएगा, यानी कि पूरे खानदान को नास्तुनाबूद कर दिया जाएगा। तो जर्मनी में जो लौह एंड रक्त की नीति लाया जाता है यह कहा जाता है बिस्मार्क। बिस्मार्क लाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और आपको देखोगे बलबन ने लॉ एंड रक्त की नीति लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी लॉ एंड रक्त की नीति लागू किया था, ठीक, अपने दुश्मनों को मारने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। अगर कोई विद्रोह करता है तो उसको ऐसा दंड दो कि पूरा खानदाने ना बचे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा जिसके द्वारा लिखा गया उसका नाम बताना है। शाहनामा लिखा गया है फिरदौसी द्वारा। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था, आपको याद होना चाहिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 61। तैमूर लंग किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तैमूर लंग जो है भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 61 लगाइए। तैमूर लंग भारत में किसके समय में? 1398 में आक्रमण किया था। तो 1398 में आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद को आपको देखोगे तुगलक वंश का शासक था लास्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गंधार कला शैली जो है ये किस काल में विकसित हुई थी? गंधार कला शैली किस काल में विकसित हुई थी? भारत के बताओ यहाँ पर। गंधार कला शैली जो है ये आपको कुषाण वंश, कनिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुषाण काल में। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? ये कुषाणों ने जारी किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लो 63 देख लो। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली क्या है ये बताना है। महारानी लक्ष्मीबाई जो है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई देखोगे ये वीरांगना जो थी इनका जन्म स्थली वाराणसी है। और ग्वालियर में इनका क्या है? तो ग्वालियर में इनका वो मिलेगा समाधि स्थल। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 64 देख लो। संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक एकेडमी है वो कहां पर स्थित है? संगीत नाटक एकेडमी कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 64 लगाइए।
संगीत नाट्य की अकादमी कहां पर स्थित है? यह है तुम्हारे नई दिल्ली में स्थित। कहां पर? नई दिल्ली में, भी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह बताना है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताओ। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लगाओ, आसान क्वेश्चन है ये तो। इलाहाबाद, इलाहाबाद है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्वेश्चन 66 देख लो, तिब्बत से आने वाला सतलज नदी किस दर्रे से होकर आता है? स से सतलज, स से सतलज, स से सिपकिला, तो क्या हो जाएगा? सतलज नदी किस दर्रा से होकर आएगा? सिपकिला दर्रा से, सिपकिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी। आगे देखो, मतलब कि आता है आपको कहां से? हिमाचल प्रदेश से। आगे देखते हैं, तो दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां है? झेलम नदी जो है, ये जो जम्मू कश्मीर है, यानी ये झेलम नदी किनारे, और ये पूछेगा आपको कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68 देख लो, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है? इनमें से कौन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी इसे क्या बोला जाता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां मिलेगा आपको? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में मिलेगा। आपसे भाग पूछे, कौन सा भाग पूछे, तो भाग आपको 4 में मिलेगा। ये कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है, वाद्य योग्य नहीं है, इसे भी याद रखिएगा। ये पूछ रहा है इनमें से राज्य के नीति से सिद्धांत सम्मिलित है। विधि के समक्ष समता थोड़े ना होगा, फंडामेंटल राइट है। धार्मिक स्वतंत्रता फंडामेंटल राइट है। बंदी प्रतिष्ठिकरण आर्टिकल 32 में रीट, ये हो जाएगा। नशीले खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपको याद रखना चाहिए। 68 के आंसर क्या लगाओगे तुम लोग? सी लगा लेना। अनुच्छेद 47 में कहा गया है नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य को। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देख लो, आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आपातकाल का प्रावधान जो है ये किस देश से लिया गया है? हमारे संविधान में 3 प्रकार का आपात है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, जो कि अभी तक 3 बार लग चुका है। ये 3 बार लग चुका है। पहला बार लगा था 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था। दूसरा बार 1971 में लगा था पाकिस्तान साथ युद्ध हुआ था, आपको बांग्लादेश बना था। और तीसरा में लगा था 1975 से 77 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी लगाई है। ये आपको राष्ट्रीय आपात हुआ। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन होता है, जो कि बिहार में अभी तक 8 बार लग चुका है। और आपसे पूछे कि अलग अलग राज्यों में ये लगता है। आर्टिकल 360 जो होता है ये वित्तीय आपात होता है, जो कि एक भी बार नहीं लगा है। आगे देखते हैं आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। भारत संविधान में 12, लेकिन ये 12 मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में 8 अनुसूची था। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन कर कर। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून वाला देखोगे 1985 में जोड़ा गया था। कौन संविधान संशोधन कर कर? 52वां संविधान संशोधन कर कर। ठीक। फिर 11वीं अनुसूची देखोगे 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये 1992 में जोड़ा गया था। और आपको 12वीं अनुसूची देखोगे ये आपको 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? ये भी 1992 में जोड़ा गया था। अब आपसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। राजीव गांधी का राज था उस समय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड तक क्षमा कर सकते हैं, और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति सबसे अधिक है। राज्यपाल मृत्यु दंड की क्षमा नहीं कर सकते हैं, और आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 72 जो बताता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए, संविधान में सभी निर्णय, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा जो है वो हमारा संविधान का निर्माण किया था, और संविधान सभा में जब कोई भी बात पर गतिरोध होता था कि कौन बात संविधान में जोड़ा जाए कौन नहीं, तो उस पर निर्णय लेना पड़ता था। और निर्णय ये कौन लेता था? तो और संविधान सभा के सदस्य लेते थे। और क्या? तो सहमति और समयोजना, यानी एक दूसरे के बात सुनते थे, सहमति होता था, और फिर उस पर राय अपना देते थे, फिर लागू होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लो, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? पंचायती राज किसका है? तो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट विषय है, ये भी याद रखिएगा। टोटल देखा जाए पंचायती राज में 29 को सब्जेक्ट दिया गया है कानून बनाने के लिए। ये अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची है। और अगर भाग पूछे तो भाग में पूछे तो 9 भाग 9 में है। ये क्या पूछ रहा था? संविधान के किस भाग में पंचायती राज है? यह है भाग 9 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी को 24 घंटे के अंदर प्रत्यक्षीकरण करो। बंदी को अवैध रूप से बंद किया गया है किसी को, तो 24 घंटे के अंदर क्या होता है? उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रत्यक्ष करना होता है। कारण बताओ आखिर क्यों इसको
बंदी पर्चीकरण होता है कि अगर 24 घंटे के अंदर तुमको नहीं मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वो माना जाता है अवैध रूप से कोई बंदी बनाया है तुमको, और उसके लिए तुम रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है ये आप देखोगे आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करता है, जिसमें से एक रीट जो है बंदी पर्चीकरण हेबियस कॉर्पस जिसे बोला जाता है। और आपको हाईकोर्ट देखोगे, हाईकोर्ट भी 5 रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक, अब बात कर रहा है कि बंदी पर्चीकरण संविधान के किस भाग में है, तो ये मौलिक अधिकार में है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 32 में दिया है, जिससे संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देख लो, राष्ट्रपति शासन लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, जब किसी राज्य का तंत्र जो है संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, और यहां पर आर्टिकल 356 इंपोज किया जाता है, राज्यपाल बोलते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 देख लो, यहां से इंग्लिश आ गया, यहां से अंग्रेजी आ गया। देखो इंग्लिश क्या बोल रहा है, लियो टॉल्स्टॉय रोट वार एंड पीस चेंज इन पैसिव बाय। लियो टॉल्स्टॉय कौन सा बुक लिखे थे, वार एंड पीस, यहां से एगो जीके भी बन गया, ठीक ना। तो लियो टॉल्स्टॉय जो बुक लिखे थे, वार एंड पीस नामक बुक लिखे थे। अब बताना है इसको पैसिव वॉइस में बदल कर क्या होगा, लगाओ इसके आंसर। पैसिव वॉइस में इसका क्या होगा, आंसर लगाओ तो क्या होगा, वार एंड पीस वाज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, क्योंकि यहां पर रोड देखो, रोड लिखा है, ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है किसका, रिटन का, राइट का सेकेंड फॉर्म है, और यहां पर जो है सेकेंड फॉर्म होने के कारण ये क्या है हो जाएगा आपको पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट को जब आप पैसिव वॉइस में बदलोगे तो वाज तो लगाओगे ही लगाओगे, और बाई यहां तो होगा ही पैसिव वॉइस में, यानी थर्ड फॉर्म हो जाता है आपको वर्ब का। तो यहां पर क्या होगा, वार एंड पीस वाज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देख लो, हिज ऑफिस इज द सेकेंड फ्लोर टू द बिल्डिंग। द सेकेंड फ्लोर यानी कि कहीं ना कहीं जमीन को छूने की बात कर रहा है, यानी हमारा जो ऑफिस है ये सेकेंड फ्लोर पर है, तो सेकेंड फ्लोर पर है तो इसके लिए पर इसके परे के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, पर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑन, हिज ऑफिस इज ऑन द सेकेंड फ्लोर टू द बिल्डिंग, ये क्या हो जाएगा यहां पर, ऑन हो जाएगा। ठीक, पर के लिए ऑन हो जाएगा, यहां पर सरफेस टच कर रहा है ना, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देख लो, शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है। चलो लगाओ क्वेश्चन, देखते हैं क्या आंसर लगा रहे हो। शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है, लगाओ क्वेश्चन सभी लोग। शैतान की आंत होना, शैतान की आंत होना, आंख नहीं शैतान की आंत होना, इसका मतलब क्या होता है, लगाओ सभी लोग क्वेश्चन। हाँ बहुत अच्छा, शैतान का आंत होना होता है, बताओ, बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। शैतान, शैतान मैंने समझ रहे हो, अरे भूत पिचास चुड़ैल डाइन, मतलब वो जो मर गया उसके बात कर रहे हैं, ठीक ना। शैतान जो होता है अगर आंत का लंबाई देखोगे, अब कोई देखवे ना क्या है, लोग बोलता है ना कि शैतान के आंत हवा, तो क्या होगा, बहुत लंबी वस्तु होना, ये याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप। इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल, रेस के आधार पर अगर किसी पर जुल्म किया जाता है वैश्विक स्तर पर देखोगे तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा बताओ, उसे कहा जाता है जेनोसाइड। बताओ 79 के आंसर लगाओ सभी लोग, उसे क्या कहा जाएगा, जेनोसाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 80, नागर का प्रवाची है, नागर का प्रवाची क्या होगा, नागर का प्रवाची का प्रवाची नहीं भाई, नागर का ही प्रवाची, ये वाला खत्म कर देना, ठीक। नागर का प्रवाची क्या होगा, ठीक, नागर का प्रवाची क्या होता है, एक चतुर नार करके सिंगार, चलिए इतक जाए, चलिए उतक जाए, चल बताओ क्या होगा इसका, हाँ, एक चतुर नार कर, गाना सुने हो ना, कितना मस्त लगता है। इसका नागर का प्रवाची होता है चतुर चालाक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 81 देख लीजिए, एंटोनेम ऑफ ग्लोमी। एंटोनेम ऑफ ग्लोमी का मतलब क्या होता है बताओ, एंटोनम मतलब विपरार्थक होता है ग्लोमी का, ग्लोमी का विपरार्थक क्या होगा ये बताना है, ग्लोमी का विपरार्थक क्या होगा, लगाइए आंसर। अरे ग्लोमी मतलब होता है उदास, विषाद माने दुख, और इसका आंसर हो जाएगा ब्राइट, चमकीला, बढ़िया, खुशी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 देख लो, शाइनोनेम ऑफ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, बैंकरप्सी, ये सब आता है ना आपके एग्जाम में। इंसॉल्वेंट क्या हो गया भैया, पैसा लिया था, इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, डी। साइनोनिम पूछ रहा था, यानी कि प्रवाची शब्द पूछ रहा था। मीनिंग ऑफ द आइडम स्पेस, ये मीनिंग बताना है। इफ यू गिव जॉन ऑल योर मनी यू आर लाइकली टू बर्न योर फिंगर, यू आर लाइकली टू बर्न योर फिंगर, ये बताओ इसका मतलब क्या होगा। 83 में पूछ रहा है, साइनो जैसे मुहावरा होता है ना वैसे ही,
इसका मतलब होता है सफर, पीड़ित। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए 84। सर जी आ जाइए मैथ वाले, क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, किसको क्या कहा जाएगा? अजात शत्रु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अजात शत्रु। बी हो जाएगा इसका आंसर। अज्ञात शत्रु नहीं, अजात शत्रु। बी हो जाएगा, बी, अजात शत्रु। ठीक, बी। आगे देखो, 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, अजय ना पढ़े वो बिहार पुलिस होए। चलो आगे चलते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, तो हम लोगों को पंडित तो बनना नहीं है, बिहार पुलिस बनना है। असल में पंडित बने होता है विद्वान। ठीक, पंडित का मतलब होता है विद्वान। ठीक ना? देखो, 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति रचयिता कौन है? यही हो जाएंगे कबीरदास। ठीक, 86 देख लो। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द बताना है आप लोगों को। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? लगाइए सभी लोग क्वेश्चन। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? 75 में 54। सभी क्वेश्चन लगाओ तब मजा आएगा। 75 क्वेश्चन थोड़े ना, मैथ भी सर कराने वाला है। तो हर्ष का होता है तुम्हारा विषाद। क्या होता है? विषाद होता है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87। सर जी क्वेश्चन नंबर 87 लगाओ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी को कैसे लिखोगे? जल्दी को कैसे लिखोगे? जल्दी, जल्दी कैसे लिखा जाता है बताओ? क्वेश्चन नंबर 87 लगाओ। जल्दी को कैसे लिखोगे ये बताओ? जल्दी जो लिखा जाता है ए हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है जल्दी। ठीक, अब आ जाएंगे मैथ वाले सर आ रहे हैं और आपका मैथ कराएंगे, यानी मैथ रीजनिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 लगाओ और आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक लगाकर आंसर बताना। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो। सर आ रहे हैं मैथ वाले, मैथ रीजनिंग का चौचक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सर बढ़िया समझाएंगे। और फिर लास्ट में अपना कमेंट कर देना स्कोर। ठीक ना? देख लिया जाएगा। लीजिए सर। हाँ, चलिए जय हिंद। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? 88 नंबर कि 1089 पृष्ठों की एक पुस्तक में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं? तो आप जानते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर हम 100 संख्या ले लेते हैं तो 100 संख्या हम लगातार लिखेंगे तो आधा सम होता है, आधा विषम होता है, यानी 50 आपका सम होगा, 50 विषम होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि टोटल आपका 1089। तो 1089वां जो पद है यानी पृष्ठ है, 1089वां जो पृष्ठ है, इसको हम साइड कर देते हैं। तो इधर बच जाएगा 1088 पृष्ठ। 1088 पृष्ठ बच गया। अब इसमें आधा सम आधा विषम होगा तो आधा कर दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से या तो सम निकल जाएगा नहीं तो विषम निकल जाएगा। तो 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी 544। 544 पृष्ठ आपका सम है, 544 विषम है। हम लोगों से पूछा गया कि विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ है? तो 544 एगो पृष्ठ ई वाला जो हम हटाए थे इधर साइड में। ठीक है, तो 544 प्लस एगो पृष्ठ यानी 545। 545 पृष्ठ हो जाएगा आपका विषम संख्या का। 545। ठीक है, 545 बिल्कुल। चलिए अगला देखिएगा कि इतना में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो 7 का स्थानीय मान देखेंगे तो यह 7000 हो जाएगा और 3 का स्थानीय मान देखिएगा तो 30 हो जाएगा। तो 7000 में से 30 घटाइएगा तो 6970 आ जाएगा। 6970 यानी ऑप्शन हो गया आपका डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसका इकाई अंक निकालना है। इसका इकाई अंक निकालना है तो यहां पे एक चीज देखेंगे आप कि यह आपका नो चेंज के ग्रुप का है, यानी 5 के 5 रह जाएगा गुना यह आपका 1 जो है वह नो चेंज के ग्रुप का है, तो ये भी 1 का 1 रह जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि 5 एकम 5 आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा
कि इसका इकाई अंक नो चेंज के ग्रुप का नहीं है, ठीक है। तो इसके पावर में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग दीजिएगा। लेकिन भाग देने से पहले यहाँ पे लॉजिक समझिए कि अगर हम 4 के पावर कुछ भी करेंगे, यानी कुछ भी शेष आएगा, इसका पावर हम कुछ भी करेंगे तो सम आएगा, और सम संख्या में 5 से गुना कीजिएगा तो इकाई स्थान पे 0 आएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक से भी आप आराम से बना सकते हैं 0, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 186 माइनस 159 इसका होल स्क्वायर, 27 आ जाएगा। 27 के स्क्वायर होता है 729, 27 के स्क्वायर 729 होता है, 729 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, यानी एलसीएम दे रखा है, एलसीएम यहां पे दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, और निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। तो यहां पे आप देखेंगे कि एलसीएम जो होता है वह एचसीएफ से हमेशा कट जाती है, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा करती है। तो 120 को जो नहीं काटेगा वही आपका महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कौन हो सकता है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ, आगे क्वेश्चन देखिए। तो जैसा कि आपने इससे पहले देखे थे कि दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा था 120 और पूछा गया था कि कौन उसका एचसीएफ नहीं होगा। तो जिससे, यानी जो ऑप्शन से 120 नहीं कटेगा वही इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो देखिए 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 24 से कट रहा है 120, लेकिन 35 से नहीं कट रहा है, यही 35 आपका क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर की। यदि 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21 और 14 तथा x का औसत क्या है, तो 12 है। तो यहां पे देखिएगा कि औसत बराबर क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग, सबको जोड़ेंगे तो देखिए 7, 3, 10 और 11, 9, 20, 20 और 10, 30, यहां तक के 30 हो गया। 30 इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि 30 यहां तक के हो गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यह हमारा 40 हो जाएगा, 40 प्लस में ये हो जाएगा आपका 28, यानी 15 और 13 28 हो जाएगा, प्लस में 8, 4, 12 यानी 22 हो जाएगा, 14 और 8 22, इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। और प्लस x है, हाँ एक चीज और बच गया 17, तो 17 यहाँ पे जोड़ दीजिए 17, अब प्लस x है। आप जानते हैं कि सभी परीक्षणों का योग बटा में परीक्षणों की संख्या, तो संख्या कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 संख्या, तो 12 से भाग दे दीजिए, ये हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। जबकि एवरेज कितना है 12 है, दोनों बात बराबर है, दोनों एवरेज है। ये सभी को जोड़ेंगे तो 8, 2, 10, 7, 17 के साथ 2, 2 और 2, 4, 6, 6, 4, 10 और 3, 13, 137 प्लस x बराबर 12 गुना 12 कितना 144, 144, 137 घटाइएगा 144 में से तो x बराबर 7 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 7 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 7, 7 बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखा जाता है और जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए घंटा में पूछा गया है तो दिन को भी घंटा में बदलना पड़ेगा, तो एक दिन बराबर 24 घंटा। और किसके बारे में पूछा गया, तो 3 घंटा के बारे में, तो इसको ऊपर रखेंगे। इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100, 3 से 3 8 24, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में 25 में 2 से भाग दीजिएगा 12.5, 12.5%
12.5% यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 90 बॉल पेन 160 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति 20% की हानि उठाता है। वह 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि 90 बॉल पेन 160 रुपया में बेचता है, तो रुपया ऊपर क्वांटिटी नीचे लिखा जाता है, तो 160/90, ठीक है। तो 20% हानि होती है, क्या करता है, तो यह बेचता है। इसके बाद देखिएगा कि 96 रुपये में वह कितना बॉल पेन बेचे, यानी 96 रुपया में कितना बॉल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि दोनों हमारा सेलिंग प्राइस, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है कि इसको एक्सचेंज कर देना है, यानी पहला का हानि दूसरे में करवा देना है और दूसरा का लाभ पहले वाला में करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले वाला में हम लाभ करवा देते हैं, क्योंकि दूसरा वाला में लाभ हो रहा है तो पहले वाला में करवा देंगे 20% लाभ यानी 120/100, और पहले वाला में हानि हो रहा था दूसरे वाला में हानि करवा दीजिए, तो 20% हानि यानी 80/100। बात ए बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ कंडीशन है कि दोनों सेलिंग प्राइस ही रहना चाहिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिएगा कि 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे 12 दहाई 120, 12 अठे 96, 8 से 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे इसको 2 से तो 40 दूनी 80, और 1 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, यानी x बराबर कितना 36, x बराबर 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए गुड इवनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपाती तथा 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है, b² / a, यानी b कौन है हमारा 30 है और a कौन है तो 12 है, तो b² यानी 30 गुना 30 और बटा में a कितना तो 12। इसका देखिए इसका तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती क्या होता है √ab, यानी a हमारा 9 है और गुना b कितना है तो 25 है। इसका अनुपात पूछा गया, तो इसको हम काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 से 6 × 5 = 30, 2 से काटेंगे 15 दूनी 30, तो 5 गुना 15 अनुपात। यहाँ पे देखिएगा कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, यानी 5:1, 5:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 5:1। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक आयताकार हॉल की लंबाई और लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। देखिएगा यहाँ पे कि लंबाई जो है वह चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हाँ लंबाई देखिएगा यहाँ पे कि लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो यदि हम चौड़ाई x मान लेते हैं तो लंबाई हमारा x + 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो बोला गया कि यदि हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है तो हॉल की लंबाई क्या है। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है आयत का लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमारा x + 5 है इंटू x, ठीक है, बराबर कितना 750 दिया हुआ है। हम लोगों से लंबाई पूछा है, अर्थात x + 5 का वैल्यू पूछा गया है। तो x + 5 का वैल्यू यदि हम ऑप्शन से रखते हैं 30 रखेंगे, तो 30 रखिएगा इसका वैल्यू, तो यह आपका 25 हो जाएगा। यह आपका 30 जब होगा तो यह आपका 25 हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि इससे यह 5 ज़्यादा है तो इससे यह 5 कम होगा। अब दोनों को गुना कीजिए कि क्या आपका 750 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 25 गुने 30 कीजिएगा तो 750 आ रहा है, अर्थात हमारा 30 मीटर सही हो जाएगा लंबाई, ठीक है, लंबाई हो जाएगा 30 मीटर। चलिए ये हो गया। कल मैथ का मैराथन करवाया जाएगा, आप सभी लोग तैयार रहिएगा, और उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया गया है। तो मेरा विचार है कि लगभग एग्जाम तक के कम से कम
500 क्वेश्चन हम आपको मैराथन के रूप में करवाएंगे। लेकिन हाँ, एक के दिन में 500 नहीं करवाएंगे, क्या कि मैथ है कि नहीं। तो 50-50 ऐसे हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो 50-50 क्वेश्चन करवाएंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन होगा और आप ही के एग्जाम के लेवल के अनुसार होगा, ठीक है। तो सूचना दे दिया जाएगा टेलीग्राम के द्वारा, तो वहां पे आप देखते रहेंगे अब कि जैसे ही लिंक जाएगा वैसे ही आप जुड़ जाइएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 98 देखिएगा। यहां पे आप देखेंगे कि ये दिया गया है, बीच में 18 है कि नहीं। तो आखिर देखिएगा कि 18 बीच में कैसे आया। तो यहां पे हम देखेंगे कि 5 के स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, और 3 के स्क्वायर कीजिएगा, 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। 25 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 में से 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 के स्क्वायर 16 होता है, 4 के स्क्वायर 16। 34 में से 16 घटाइएगा, क्या 18 आ रहा है, क्या 18 आ रहा है, जो कि बीच में। अर्थात ये दोनों के स्क्वायर करके और जोड़ा गया है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा गया है, इसका स्क्वायर करके घटाया गया। आगे भी देखिए इसमें यह पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। 7 के स्क्वायर 49 प्लस 5 के स्क्वायर 25, 9 5 14 के 4, 4 2 6 1 7। इसमें से 3 के स्क्वायर 9 घटाइएगा, 14 में से 9 घटेगा 5, ये बच जाएगा 6। देखिए 65 आया कि नहीं आया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 9 के स्क्वायर 81 प्लस 6 के स्क्वायर 36, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 1 7 8 3 11 117। इसमें से घटा देना आपका 3 का स्क्वायर 9, 17 में से 9 घटेगा 9 8 17 0 1, ठीक है। 108 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 108, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा 108। 108 हो जाएगा आपका आंसर। यहां पे देखिएगा कि डाइस से संबंधित यह क्वेश्चन है। यहां पे देखेंगे कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, 9 के विपरीत क्या आएगा, ये चीज निकालना है। तो यहां पे देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो देखिए कि कॉमन कौन है। तो 8 दोनों में कॉमन है। यहां से आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज मूव करा देना है, जो कॉमन होगा उसे क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज मूव करवा देंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा लिखेंगे क्लॉकवाइज में 8, इसके बाद 7, इसके बाद 9। फिर यहाँ पे देखिए जो कॉमन है उसके नीचे लिखेंगे तो 8, इसके बाद क्लॉकवाइज में लिखना है तो 8 के बाद 6, 6 के बाद 4। हम लोगों से पूछा गया था कि 9 के विपरीत कौन होगा, तो 4 हो जाएगा। 9 के विपरीत कौन होगा, तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए चित्र में बी व्यापारी आदमियों को दर्शाता है। यानी बी जो है वह व्यापारी आदमी को दर्शाता है, यानी बी के अंदर जो है, इस त्रिभुज के अंदर जो भी है यह व्यापारी आदमी सब है। आर धनी आदमियों को तथा एच ईमानदार आदमियों को प्रदर्शित करता है। बोला गया कि कौन सा संख्या धनी व्यापारी आदमियों को प्रदर्शित करता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि कौन सा संख्या जो है धनी व्यापारी आदमियों को, ठीक है। तो बी से तो व्यापारी हो गया और आर से आपका रीच हो गया, यानी धनी आदमी हो गया, है ना, धनी आदमी हो गया। तो ये दोनों को कौन दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पे दोनों में कौन है, 2 है, दोनों में 2 है, तो 2 हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा सी। तो चलिए यह आपका डिस्कशन था। मैराथन कब कर रहे हैं? कल सर आपको 50 क्वेश्चन मैथ का लेकर आएंगे और बहुत अति महत्वपूर्ण। आप लोग तैयार रहिएगा, 3 बजे के करीब आप लोग तैयार रहिएगा और सर मैथ कराएंगे अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लेवल का होगा, डराने वाला क्वेश्चन नहीं, ठीक। तैयार रहिएगा, कल मिलते हैं। अपना प्रैक्टिस करते रहिए, सेट लगाते रहिए और उसी लेवल का सेट लगाइए जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डरने वाला नहीं, ठीक। और अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए बराबर। चलो फिर मिलते हैं।
और सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा, हरे राम, बाय बाय।